जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका लगा है गांडे विधानसभा सीट से, जहां के प्रत्याशी जेएलकेएम के थे अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी, जिन्होंने अब पार्टी से इस्तीफा देकर जेएमएम का दामन थाम लिया है। तो ऐसा क्यों हुआ और इससे क्या असर अब गांडे विधानसभा सीट पर पड़ेगा, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किसके लिए बड़ा नुकसान है। क्या जयराम महतो की पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है और क्या कल्पना सोरेन के लिए यहाँ राहें और आसान हो रही हैं, और वो भी ठीक नाम वापसी से एक दिन पहले ये घोषणा क्यों की गई है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, अब रिजवान क्रांतिकारी का जेएलकेएम से इस्तीफा, जेएमएम का दामन थामना, तो ये चलिए जेएमएम के पक्ष में ये गया और जयराम महतो के लिए एक बड़ा झटका, लेकिन ठीक नॉमिनेशन नाम वापसी से पहले इतनी बड़ी घोषणा करना क्या मकसद है? देखिए, अगर आप इसे देखिए तो मुझे लगता है कि अगर रिजवान लड़ते भी तो ऐसा नहीं था कि अल्पसंख्यक वोट जो है वो रिजवान की तरफ चला जाता। हो सकता है 2-4% चला जाता तो चला जाता, नहीं तो वो वोट कल्पना सोरेन को ही मिलना था। और ऐसा हमने जब पिछली बार डुबरी में बाई इलेक्शन हुआ था तब भी देखा था कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक वोट हैं वो पूरी तरह से बेबी देवी के पक्ष में गया था। लेकिन जो एक बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि आखिर रिजवान क्रांतिकारी ने ये चीज इस्तीफा क्यों दिया जेएलकेएम से और फिर वो क्यों शामिल हुए आपको जेएमएम में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले नॉमिनेशन करने के बाद जो उनके इंटरव्यूज अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर देखने को मिल रहे थे उसमें वो जेएमएम के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते थे। फिर ऐसा अचानक से क्या हो गया कि उन्होंने जेएमएम ज्वाइन कर लिया, ये एक सवाल है जो लोग इसका उत्तर जानना चाहते हैं। अब इसका उत्तर सही क्या है ये तो बेहतर तरीके से अकील अख्तर जो हैं वही बता सकते हैं, रिजवान क्रांतिकारी ही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ, लेकिन देखिए, ये अब एक आम सी बात हो गई है कि चुनाव के समय में लोग इधर से उधर जाते हैं, लेकिन इसी तरह की एक घटना लोकसभा चुनाव के दौरान इंदौर में भी देखने को मिली थी, जब कांग्रेस प्रत्याशी ने जो है वो नाम वापस लेके वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन तब की अगर बात करें तो बीजेपी उससे खुश था और जो विपक्षी पार्टियां थी वो उस पर जो है हाय तौबा मचा रही थी। अब जिस चीज पर वो हाय तौबा मचा रही थी वही चीज उनके साथ हुआ है। तो यही राजनीति है। देखिए, राजनीति में हर दल अपना फायदा देखता है। मुझे लगता है कि वो जो 2-4-5% वोट इधर से उधर जा सकता था, यानी चुनावी समीकरण पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मुकाबला अभी भी उसी तरह है। जब मुकाबला ऑलमोस्ट उसी तरह से है। गांडे में जो डेमोग्राफी है और जिस तरह का जातीय समीकरण है वहां पर कल्पना सोरेन को बहुत दिक्कत होगी, मुझे ऐसा दिखता नहीं है। ऐसे भी गांडे जो है जेएमएम का गढ़ रहा है, पहले से भी एक सुरक्षित सीट मानी जाती है। और यही वजह है कि जब कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाने की बात आई थी, जब हेमंत सोरेन जेल गए थे, तब भी जो है गांडे को ही चुना गया था क्योंकि वो एक सेफ सीट है। वैसे बस जो एक सवाल मन में है और वो सभी के मन में है कि आखिर रिजवान क्रांतिकारी के मन में अचानक ये क्रांतिकारी विचार आया कैसे? क्या जयराम से नाराजगी एक वजह मान सकते हैं? अगर वैसी कोई नाराजगी होती तो वो नॉमिनेशन ही नहीं करते। वो जब उन्हें टिकट दिया गया था वो मना कर देते कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो वैसी परिस्थिति में जेएलकेएम अपना कोई दूसरा प्रत्याशी देता। अब देखिए कि नामांकन की तिथि खत्म हो चुकी है, तो अब जेएलकेएम चाहकर भी वहां कोई अपना दूसरा प्रत्याशी नहीं दे सकता। इसलिए जो है ये सवाल मन में उठ रहा है कि ये क्रांतिकारी विचार जो है वो रिजवान के मन में आया कैसे। हालांकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो पोस्ट किया है एक्स पर, उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ किया है कि क्यों अकील अख्तर ने जेएमएम ज्वाइन किया। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पोस्ट में लिखा है कि श्री अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिद्धांतों एवं हेमंत जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्यों के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए अपने साथियों के साथ झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। अब ये बात भी देखिए, इसमें जनहित के कार्यों की बात कही गई है, तो वो तो जेएमएम और जो हेमंत सोरेन की सरकार थी वो अगर कर रही थी तो वो तो पहले से ही कर रही थी। अचानक नॉमिनेशन के बाद जब नॉमिनेशन की आखिरी तारीख खत्म हो गई
उसके बाद ऐसा जनहित का कौन सा कार्य हुआ, अब ये तो रिजवान ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन एक चीज तो है कि सवाल उठेंगे, सवाल उठते ही हैं तो लोकतंत्र क्या में। एक सवाल ये भी उठेगा कि पहले से ऐसी कोई प्लानिंग थी, ऐसी जमीन तैयार की जा रही थी या डमी कैंडिडेट थे? हो सकता है। अब क्या है असलियत, देखिए इस पर अगर हम कोई अपना टेक दें तो वो सही इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेहतर तरीके से अगर कभी अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी से ही बातचीत होगी तो वो बता सकेंगे कि आखिर वजह क्या थी, हृदय परिवर्तन इस तरह से क्यों हुआ। लेकिन एक चीज है कि अब जयराम के लिए भी सोचने का वक्त है कि जो उनके पुराने साथी हैं आखिर उनको छोड़कर क्यों जा रहे हैं। संजय मेहता पहले निकल चुके थे, बीच में आपको देवेंद्र महतो और वहां से मनोज यादव को लेकर भी कुछ चीजें इस तरह की सामने आई थी। हालांकि उन चीजों को जयराम ने बड़ी ही समझदारी के साथ जो है सॉल्व कर लिया। एक संजय मेहता अलग हुए लेकिन उन्होंने देवेंद्र महतो को सिल्ली से टिकट दे दिया, मनोज यादव को कोडरमा से टिकट दे दिया, लेकिन उनका भी नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल हो गया है, पर्चा जो है उनका। तो लेकिन जयराम के लिए भी ये एक आत्ममंथन का समय आप कह सकते हैं या विषय आप कह सकते हैं कि वो सोचें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो उनके पुराने साथी हैं, जो उनके साथ हैं, आखिर उन्हें छोड़कर क्यों जा रहे हैं और उनको इस पर कार्य करना चाहिए कि आखिर कहां पर चूक हो रही है या ऐसी कौन सी बात हो रही है जिसकी वजह से जो है उनके पुराने साथी उनको छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए गांडे के चुनाव पर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन के लिए पहले भी रास्ता कोई बहुत मुश्किल नहीं था और अब थोड़ा और आसान हो गया क्योंकि रिजवान अगर वो 4-5% वोट अल्पसंख्यक के लेकर आते तो वो वोट भी अब कल्पना सोरेन की तरफ चला जाएगा। बस इतना ही फर्क पड़ेगा चूंकि मार्जिन आप पिछली बार देखिए तो वो 27,000-28,000 के आसपास का था, तो बहुत बड़ी मार्जिन थी। तो इस बार भी चुनाव में दिलचस्पी इस बात को देखने को लेकर है कि मार्जिन क्या रहती है। वैसे अगर आप देखें असल में 2014 में जब जेपी वर्मा यहां से चुनाव जीते थे बीजेपी के टिकट पर, अगर आप देखें तो उस वक्त क्या था कि जेएमएम से सालखन सोरेन और सरफराज अहमद दोनों प्रत्याशी थे। तो यहां पर सरफराज जो हैं वो 21.14% वोट लेकर आ गए थे कांग्रेस के टिकट पर और सालखन सोरेन को 22.81। तो ये जो वोटों का बंटवारा हुआ था ना, इसी वजह से जयप्रकाश वर्मा वहां से जीत पाए थे। तो मुझे लगता है शायद वो ध्यान में रहा हो, हालांकि मुझे लगता नहीं कि उस जैसी कोई परिस्थिति थी। अगर हम वहां के जातीय समीकरण को देखें तो जो शेड्यूल कास्ट हैं 11.35%, एसटी 20.23 और मुस्लिम 26.8%। तो अगर आप इसे जोड़ दीजिए तो ये लगभग 47, 47.5 तो ऐसे ही आंकड़ा साफ। तो इसलिए यहाँ पर जो इक्वेशन है वो जेएमएम के पक्ष में है और यहाँ पर सालखन सोरेन जो है वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते भी रहे और उसके बाद जब सरफराज अहमद पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम के टिकट पर खड़े हुए तो वो भी बड़े आराम से जीत गए 8,855 वोटों से। और फिर जब बाई इलेक्शन हुआ है तब तो बिल्कुल 27,149 वोटों से कल्पना सोरेन ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है, मुनिया देवी गांडे से चुनाव लड़ रही हैं और मुनिया देवी जो हैं वो आपको जिला परिषद की अध्यक्ष जो हैं वो रही हैं। और जो यहाँ पर बीजेपी का जातीय समीकरण होता है वो आपको जो आम वोटर्स हैं आदिवासी और मुस्लिम, इनको छोड़कर जो वोटर्स होते हैं उन पर वो निर्भर करते हैं, खास करके कुर्मी वोटर्स जो रहते हैं उन पर उनकी निर्भरता ज़्यादा रहती है। तो एक ठीक है चुनाव है तो दोनों तरफ से मुकाबला तो होगा ही, लेकिन पलड़ा मुझे पहले भी रिजवान के रहते भी कल्पना सोरेन का ही भारी दिख रहा था और ज़्यादा भारी ही दिख रहा था और अभी भी उन्हीं का भारी दिख रहा है। अब चूंकि ये चुनाव है तो कई बार अप्रत्याशित परिणाम आ जाते हैं जो आपको बिल्कुल से चौंका देते हैं। तो वैसा अगर कोई चौंकाने वाली खबर आ जाए तो वास्तव में चौंकने वाली ही बात होगी। लेकिन ये जो चुनाव है ना, इसमें किसी तरफ की हवा नहीं बह रही है। आमतौर पर जब बड़े प्रत्याशी हारते हैं वो तब हारते हैं जब कोई वेव चल रहा होता है या एंटी इनकम्बेंसी का उस तरह का वेव हो,
तो इस बार यहाँ किसी तरह की जो हवा कहते हैं वो बहती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए ये पता नहीं चल पा रहा है। जी हाँ, न सत्ता पक्ष के फेवर में कोई हवा दिख रही है, न विपक्ष के फेवर में कोई हवा दिख रही है। जो मतदाता है वो बहुत खामोश है और वो किसे वोट करेगा ये उसी वक्त पता चलेगा। शायद चुनाव प्रचार जब जोर पकड़े तब ये चीजें पता चलेंगी। तो लेकिन जब कोई वेव नहीं चल रहा होता तो अप्रत्याशित परिणाम जो है वो कम आते हैं। अब ये देखना है कि आगे किस तरह से चुनाव प्रचार गांडे का आगे जाता है। चलिए, तो अब चुनाव है और राजनीति में ऐसे भी कहा जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है और चीज़ें और खेल यहाँ बनते बिगड़ते रहते हैं, रिश्ते भी बनते बिगड़ते रहते हैं। तो ऐसे में जब रिजवान क्रांतिकारी ने अब JLKM का दामन थामा और JMM की सदस्यता ग्रहण की, इससे उस सीट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन जयराम महतो की पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और अभी इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आएंगे कुछ और खबरें भी इसी तरह के सामने आती रहेंगी और उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए News 22 को। मैं SK मंडल अध्यक्ष SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।